बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। अच्छा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं गवर्नेंस के तीसरे टायर्स को, जिसे हम स्टेट के टायर्स भी तीसरा टायर कहते हैं। वन इज़, पहले हमने डिस्कस की जुडिशरी के ऊपर, उसके बाद हमने डिस्कस की लास्ट टॉपिक के अंदर लेजिस्लेचर्स के ऊपर। आज हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं। बाकी दोनों के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो जो सिविल सर्विस है दैट इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टायर के। देखिए, लेजिस्लेचर्स ने लेजिस्लेशन करनी है, लॉ को इनएक्ट करना है। जुडिशरी जो है उसने उन लॉज को इंटरप्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, जितनी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं ना, उनकी जो लेजिस्लेशंस की जाती है उनके अंदर जुडिशरी सिर्फ इंटरप्रेट करती है। बट जो वीक डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनके अंदर जो जुडिशरी होती है वो उन लॉज को चैलेंज भी करती है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप आजकल की ही देख लें कि जो पीएमएलएन गवर्नमेंट ने जजमेंट एक्ट पास किया था, ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस जजमेंट को एनल कर दिया। बेसिकली जो लेजिस्लेचर्स ने लेजिस्लेशन किया, सही गलत है मैं उसके ऊपर ना ही बात कर रहा हूँ ना ही हमने करनी है। हमने सिर्फ बात ये करनी है कि आप देखें कि उन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया और उसको चैलेंज कर दिया। ये जो जब जुडिशरी किस चीज़ को चैलेंज करती है, ये बेसिकली वीक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अलामत होती है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं उनके अंदर जो जुडिशरी होती है वो उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर, क्योंकि जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन करनी है, जुडिशरी ने जो इंटरप्रेट करना है, जो उन लेजिस्लेशंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना है, वो सिविल सर्विस है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनहेरिटेड है फ्रॉम ब्रिटिश 1947 में, ठीक है, तब फ्रॉम द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वो जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी आई है वो सारी ब्रिटिश से इनहेरिटेड थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलो, मुझसे काफ़ी बार एक सवाल किया गया कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान का 1947 टू 1953 ईरा ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी था, वो पाकिस्तान वो न्यूट्रल नहीं था बेसिकली, क्योंकि 1951 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब जो हैं वो सोवियत को आफ्टर देयर इनविटेशन वो उनको बाईपास करके यूएसए चले गए। तो इसके मतलब इरा ऑफ न्यूट्रलिटी तो हमारा नहीं था। तो पाकिस्तान बाईपास, पाकिस्तान को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तान ने बाईपास करके इनविटेशन के बावजूद यूएसए के पास चला गया? देखें, इसकी मेजर तीन रीज़न है। दो रीज़न आपने बहुत बार सुनी भी होंगी। फर्स्ट रीज़न जो थी वो इसकी ये थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये दो कंट्रीज अलग हुए, राइवल कंट्रीज थे इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ये अलग हुए तो इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन के पास चला गया। तो उसके बदले में हम पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो यूएसए के पास चली गई। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि यूएसए एक ज़्यादा बड़ी सुपर पावर थी, ठीक है, और पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, वीक थी उस टाइम। तो पाकिस्तान को इंडिया जैसे बड़े कंट्री से बचने के लिए और अपनी डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव करने के लिए हमें यूएसए की ज़रूरत पड़ गई। और आप देखें 1954 और 1955 सीटों और सेंटों के अंदर जब पाकिस्तान गया, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है डिफेंस पॉलिसी की। ये हम आगे नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो उसके ऊपर हम इस चीज़ के ऊपर बहस भी करेंगे। अच्छा, तीसरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो अक्सर हम डिस्कस नहीं करते, वो वजह ये होती है कि पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी मेकर्स जितने भी थे वो सारे ब्रिटिश इनहेरिटेड थे, वो ब्रिटिश के अंडर काम कर चुके थे। और उन ब्रिटिश जो थी वो यूएसए ओरिएंटेड था, और इसीलिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज थी वो भी यूएसए ओरिएंटेड थी। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने एज कम्पेयर टू सोवियत यूनियन यूएसए की तरफ मूव करना ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अगर हमारी सिविल पॉलिसी, सिविल सर्विस जो थी वो ब्रिटिश ओरिएंटेड थी, ठीक है, तो उसके कुछ फीचर्स थे उस टाइम, ठीक है, जो फीचर्स आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच के अंदर भी नज़र आएंगे, और वो यही थे, ठीक है। जो बेसिक ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स थे, सबसे पहला फीचर था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन।
कि ब्रिटिश ने अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी हुई थी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ पॉलिटिकल न्यूट्रल थे, और यही बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, हमारे जो फाउंडर थे, उन्होंने ये बात की थी अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर। उसके बाद परमानेंट थे, ठीक है, उनको डर नहीं था कि हमें निकाल दिया जाएगा किसी भी वजह से। एनोनिमिटी, गुमनामी की सूरत में वो थे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी। उस टाइम भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते थे, ठीक है, और उनके ऊपर जो है वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स के ऊपर जो है रिक्रूटमेंट की जाती थी, ठीक है। अच्छा, 1947 के बाद आफ्टर बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सिविल सिस्टम के, सिविल सर्विस के टोटल 9 इदारे बनाए गए, ठीक है, जिसमें CSP थे, फॉरेन सर्विस थी, पुलिस सर्विस थी, ऑडिट सर्विस थी, इनकम टैक्स था, कस्टम था, मिलिट्री था, ये केडर्स बनाए गए, रेलवे था और पोस्टल सर्विस था, ठीक है। अच्छा, उस टाइम जो थे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे थे सिविल सर्विस की तरफ। आप ये देखें कि 1990 तक, 1990 की बात कर रहा हूँ, कि जिस टाइम पाकिस्तान का ग्रेजुएशन लेवल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अभी बेहतर हो रहा था, ठीक है, उस टाइम सिविल सर्विस के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था। जो 1990 के बाद जैसे जैसे ग्रेजुएशन लेवल इंक्रीज हुआ, वो चीज़ें कम हुई। 1995 के अंदर 9,000 आई थिंक 300 या 400 लोगों ने अप्लाई किया। इवन ये देखें कि जैसे एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ, तो ये चीज़ें जो है लोगों की एप्लीकेशन कम हो गई। और दूर नहीं, आप ये देखें 2019 के CSS का जो पेपर था, उसके अंदर 14,000 लोगों ने अटेम्प्ट दी थी। अब आप यहाँ पे सिर्फ ये देख लें कि अगर 1990 के अंदर 10,000 ने किया था, तो 2019 के अंदर 14,000 ने किया था, जब हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत हद तक बेहतर भी हो चुका है। ग्रेजुएशन, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ 4,000 का इजाफा हुआ। तो इससे आप देख लें कि हमारा सिस्टम उल्टा जो है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के अंदर जो सुपीरियरिटी है लोगों की रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, तो वो कम हो गई, ठीक है। तो लोग अट्रैक्ट होते थे कुछ कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद रिटायर, गवर्नमेंट सब जॉब थी तो प्री रिटायर बेनिफिट जो मिलते थे उससे भी, ठीक है, जॉब्स की सिक्योरिटी भी होती थी। लेकिन 1990 के बाद, स्पेशली आफ्टर ZA भुट्टो साहब, उनकी जो पॉलिसी थी, उसके बाद इस चीज़ में कमी आई, ठीक है। उसकी रीजंस क्या थी? उसमें वन ऑफ द मेन रीजन दैट वाज पॉलिटिसाइजेशन। जब ब्यूरोक्रेसी को, आफ्टर ये जेडो भुट्टो साहब के बाद जो है इसके अंदर रिफॉर्म्स की गई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है, और 1990 फिर वो 1977 के अंदर उन रिफॉर्म्स को जो है वो अनल किया गया जब अथॉरिटेरियन पीरियड आया ज़िया साहब का। लेकिन 1989 के बाद, 88 जब ज़िया साहब की डेथ हुई, तो 88 के बाद जब 1989 से दोबारा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स आई, सॉरी, तो वो उसके बाद चीज़ों को जो है वो फर्दर चेंज किया गया, रिफॉर्म्स की गई। तो उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया, ठीक है, और जॉब्स में इनसिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है, परमानेंसी ख़त्म हो गई। उसके बाद आप ये देखें कि उस टाइम के अंदर, अगर आप तब की रिसर्च उठा के देखें, तो उस टाइम के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग समझे जाते थे, वो टोटली पॉलिटिसाइज किए जाते थे। मतलब उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते थे, उनको उसके अंदर जो है वो ज़्यादा फोकियत दी जाती थी, ठीक है। पुअर सैलरी हो गया, पुअर परसेप्शन हो गया, जॉब की इनसिक्योरिटी हो गई, अपॉर्चुनिटी कम हो गई, पॉलिटिसाइजेशन हो गई, ठीक है। और स्पेशली आप देखें तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 के अंदर सिविल लोकल गवर्नमेंट एक्ट दिया, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तो उन्होंने ब्यूरो सिविल सर्वेंट्स की जितनी भी पावर थी, उन सब को लेके उन्होंने, जो एक डिस्ट्रिक्ट का मेयर होता था, ठीक है, काउंसलर होता था, उसको सारी दे दी, ठीक है। इवन आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह थे, वो सारे उनके अंडर कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उस टाइम, अगर आपको याद होगा, तो बहुत सारे MNA और MPs ने भी अपनी जॉब से रिज़ाइन दे के उन्होंने काउंसलर वगैरह की सीटों के ऊपर लड़ना ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंप्लीटली फेलियर में क्यों जा रही है। अब देखें कि हाईली कंपेटिटिव लोग जो हैं वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के ज़रिए लिए जाते हैं, ठीक है। 14,000 लोग अप्लाई करते हैं, 3,000 या 3,050 जो पीपल हैं, वो लोग उसमें फ़ाइनल पास होते हैं। इसका मतलब है कि हाईली बिग माइंड्स एंड कंपेटिटिव पीपल्स जो हैं वो उसके लिए लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो गुड गवर्नेंस को अचीव करने में फेलियर है।
वाई, ऐसा क्यों है? तो आज हम उसकी बात करने लगे हैं कि वाई ब्यूरोक्रेसी फेल टू अचीव गुड गवर्नेंस। सबसे पहली और मेन रीज़न ये है कि जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो नहीं की जाती। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट्स बन गए, ठीक है, आप के पास लेटर आ गया, उसके बाद आपकी 2 साल की जो है वो ट्रेनिंग होगी और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब में हैं। उसके बाद कोई अथेंटिक, कंप्लीट और डिफाइन मैकेनिज्म नहीं है उनकी फर्दर ट्रेनिंग का। देखें, गवर्नेंस पीरियड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब जो गवर्नेंस ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर थी, जो मैकेनिज्म था, जो लॉज थे, वो अब काम नहीं आ सकते। मैंने एक पहले भी लेक्चर्स के अंदर जब जुडिशरी की हम बात कर रहे थे तो मैंने बात की थी, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल पिनल कोड है वो 118 साल पुराना है, ठीक है। सिविल पिनल कोड 108 साल पुराना है, और उसके बाद जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट का जो पिनल कोड है, जो लॉज हैं, वो भी तकरीबन 70 to 80 ईयर्स जो ओल्ड है। तो अब उस टाइम की गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो अब तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो उसका कोई कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से वो फेलियर में जा रहे हैं, ठीक है, लैक्स हैं। उसके बाद जो सिविल सर्विस है, ठीक है, वो उनको उनकी जॉब्स जो है, अब आप, मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी, ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन वो किसी ब्यूरोक्रेट्स की ट्वीट थी, उन्होंने कहा था कि इन सिविल सर्वेंट या इन ब्यूरोक्रेसी जो है वो तकरीबन 70% वर्क जो है वो रिटर्न है और 30% वर्क जो है वो प्रैक्टिकल है। तो इसी वजह से जो है वो टाइम टेकिंग डिसीजंस नहीं लिए जाते, ठीक है। और आप देखें, जब टाइम टेकन डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, वो क्यों नहीं लिए जाते? रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते, ठीक है। रिस्क ना लेने की वजह से, और रिस्क कोई, जब भी आप याद रखें कि किसी जॉब के अंदर रिस्क तब नहीं लिया जाता जब आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो रिस्क नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से डिसीजन टाइम टेकिंग नहीं होते और गवर्नेंस अचीव नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रेशर जो है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो भी उनको गुड गवर्नेंस जो है वो अचीव नहीं करने देती। उसके बाद एक और मसला है कि पाकिस्तान के ये जो 12 केडर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिविल सर्विस अपने एग्ज़ाम देती है, सीएसएस, उनमें कुछ सर्विसेज जो हैं उनको सुपीरियरिटी है, लाइक पैस हो गया, ठीक है, लाइक पीएसपी हो गया, और बाकी कई सर्विसेज ऐसी हैं जिनको सुपीरियरिटी नहीं मिलती, लाइक आप पोस्टल सर्विस देख लें, ठीक है, लाइक आप रेलवे सर्विस देख लें। इनके अंदर जो सिविल सर्वेंट्स जाते हैं उनकी अगेन कोशिश होती है कि भाई वो दोबारा एग्ज़ाम दे के किसी बेहतर सर्विस में मूव कर जाए, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न भी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न जो है वो ब्यूरोक्रेसी को अचीव ना कर पाने की या लैक ऑफ अचीवमेंट जो है, उसमें यह है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड, जो मैंने अभी आपसे बात की कि रिटर्न है, हाईली सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सेंट्रलाइज का ये है कि हम इन्हें कोई भी काम करने से पहले बहुत ऊपर से डिसीजन लेना पड़ेगा, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर उससे ऊपर लेगा, फाइनल अथॉरिटी जो है वो बड़ी ऊपर बैठी होगी, वहाँ तक जाते जाते टाइम लग जाएगा, फिर वापसी डिसीजन आते आते टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वो टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं हो सकती। तो हाईली सेंट्रलाइज चीज़ें जो है वो भी इनको जो है वो गुड गवर्नेंस अचीव करने की एक रुकावट, हर्डल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफ़र ऑन पॉलिटिकल बेसिस, ऑन पॉलिटिकल बेसिस, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस भी आए हैं डिफरेंट, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उनका केस भी पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि सिंध के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोगों को सज़ा दिलवाई, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं आए तो उनको वहाँ से उठा के गिलगित फेंक फेंक दिया उनको, ठीक है। सिर्फ किस वजह से, पॉलिटिकल बेस के ऊपर उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी किया था कि अगर हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जॉब सिक्योरिटी की रिफॉर्म्स भी दी थी और जजमेंट भी हुई थी, और बट अभी तक वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद क्या है, कंपनसेशन पैकेजेस बेहतर नहीं है। हम यहाँ पे ये तो सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी सैलरीज जो हैं वो कोई इतनी हाईली, इनकी जॉब्स के हिसाब से हाईली हाई नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनका जो लॉज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, जो पहले बात कर चुका हूँ। उसके बाद क्या है कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी का कोई कंप्लीट मैकेनिज़्म भी नहीं है, ठीक है। जब जुडिशरी में हमने बात की थी तो हमने ये बात क्लियर की थी, सॉरी, लेजिस्लेचर्स की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। आप उसका लेक्चर सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है बॉक्स के अंदर इनकी लिंक सेंड कर दूंगा उस वीडियो का, आप उसके अंदर देखें। हमने कंप्लीट वहाँ पे बात की थी कि लेजिस्लेचर्स जो हैं
जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको चाहिए कि वो एक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाए कि जो लॉज वो पास करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को फाइनल इम्प्लीमेंट करने के लिए देते हैं, तो उसके ऊपर बाकायदा वो उनकी अकाउंटेबिलिटी करें कि अगर वो लॉज जो हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट उनके ज़िम्मे लगाया और वो टाइमली नहीं हुआ या मोर एक्सपेंसिव हुआ है, तो उसकी लीनियंसी की, उसके लेट होने की वो प्रॉपर कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी करें। ठीक है, तो एक ये अकाउंटेबिलिटी भी उनकी प्रॉपर नहीं है, जिसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, वो लेट हो जाता है तो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बेहतर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रपोज रिफॉर्म्स हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है, उसके लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले तो जो जितने भी केडर्स हैं उनको इक्वली कर दिया जाए, ताकि सब लोग जो हैं वो अपनी जगह पे रह के बेहतर काम कर सकें। उसके बाद देखें, ब्यूरोक्रेसी की गवर्नेंस की बात हो और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नेंस के लिए आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लें, उसके अंदर गवर्नेंस मॉडल के अंदर उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूएसए उठा के देख लें, आप इंग्लैंड को उठा के देख लें, कनाडा का देख लें, फ्रेंच सिस्टम देख लें, दूर छोड़ें एक ऐसा कंट्री चाइना जैसा जिसके अंदर वन पार्टी सिस्टम है, इलेक्शंस नहीं भी होते, वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन वहाँ भी होते हैं। ठीक है, तो और पाकिस्तान के अंदर देख लें, हम लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर आगे ये भी हमने डिस्कस करना है, तो उसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या हो कि डिस्ट्रिक्ट सिविल मतलब जो लोकल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, उनके अंदर जो है वो टेक्निकलिटी और जर्नलिस्ट बेस के ऊपर जो है वो कैडर बनाया जाए। ठीक है, टेक्निकल लोगों को अलग कर दिया जाए टेक्निकलिटी बेस के ऊपर। ठीक है, और जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं उनको अलग किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी होगी उनके लिए कंपलसरी कर दें टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, क्योंकि जैसे जैसे आईटी और हमारा टेक्नोलॉजिकल टाइम आ रहा है तो ये चीज़ें क्या है कंपलसरी हैं हमें, जो रिटर्न टाइम पीरियड से लेके अब हमें टेक्नोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और स्ट्रेंथन सिर्फ इस तरह ना किया जाए कि उनको पास दी जाए, उनकी बाकायदा लिंकिंग एबिलिटी को बेहतर किया जाए कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर हैं, लाइक यूनियन काउंसिल है, लाइक तहसील काउंसिल है, लाइक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर जो है वो लिंकिंग एबिलिटी को बेहतर किया जाए और इस चीज़ को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि जितनी उनके दरमियान कम्युनिकेशंस गैप कम होगा और कम्युनिकेशन डेवलप होगी, उतनी जो है गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जो प्रोविंशियल सर्विस है, प्रोविंशियल सर्विस के अंदर जो है वो उसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, मतलब जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उसके अंदर भी टेक्निकल, जुडिशियल, ठीक है, और मैनेजमेंट सर्विस को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, उसको जो है वो कम से कम किया जाए, और जितनी भी जो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है उसको मेरिट पे ही रखा जाए। ठीक है, उसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल ना की जाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी को अपने ही स्फेयर के अंदर रहकर काम करने दिया जाए। जितना ब्यूरोक्रेसी अपनी स्फेयर के अंदर रह जाएगी उतनी चीज़ें जो हैं वो अपने गवर्नेंस को ज़्यादा इंश्योर करवा सकेंगी। उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन ख़त्म की जाए, पॉलिटिसाइजेशन ख़त्म होगी तो उनकी ट्रांसफ़र की जो तरीक़ाकार हैं वो बेहतर होंगे। देखें, जब किसी ब्यूरोक्रेट्स को अपने ऊपर ट्रांसफ़र का डर होता है ना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उस इलाके के पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिला लेता है। ठीक है, तो ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए जिसकी वजह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो जॉब सिक्योरिटी मिले और वो इनसिक्योर ना हो अपनी जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ठीक है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर, वो भी यही है जो हम अभी बातें कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिसाइजेशन है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस मेकिंग डिसीजंस हैं। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उसके बाद ओवर सेंट्रलाइज्ड हैं जो हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था पाकिस्तान की सिविल सर्विस।
ठीक है। इस हमारी सिविल सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इनबॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी रोल ऑफ जुडिशरी बाकी अदर टू ट्राइज उसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।